हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का बहुत ही शानदार सीरीज लेकर के आता है। और इसी सिलसिले में मैं लेकर के आया हूँ आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 2026 जो कि अगस्त महीने में परीक्षा होने वाले हैं। उनके लिए मैंने पूरे टोटल 1 से लेकर के 100 तक बहुत ही शानदार फिजिक्स के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। और आपको ये बात ध्यान रहे कि मैं इस चैनल पे कैटेगरी वाइज और टॉपिक वाइज में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि अभी आपको फिजिक्स मिल रहा है, फिर केमिस्ट्री मिलेगा, फिर बायोलॉजी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन के सीरीज मिलते जाएंगे और आप बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे रेलवे ग्रुप डी की। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहाँ आप देख रहे हैं कि दूरी में भाग किया गया है समय से, यानी दूरी भागा समय है। तो हम लोग ऑप्शन बी को सही करेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में बल को हम लोग एफ से शो करते हैं और एफ बराबर होता है एम इंटू ए। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन पे हम लोग बिल्कुल क्लिक करेंगे, सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति पावर का एसआई मात्रक वॉट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना हुआ कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टार्च के परावर्तक में किया जाता है, यानी टार्च में जो आगे की शीशा होती है वो आपका शीशा परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, उत्तल दर्पण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो उत्तल दर्पण की प्रमुख विशेषता है कि वो छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल का बदलना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, विद्युत विभव एसआई मात्रक क्या है, यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18,
घरेलू विद्युत उपकरण परिपथ में किस प्रकार जोड़े जाते हैं? तो पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्यूज का मुख्य कार्य अधिक धारा से आपके उपकरण की सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां। समान ध्रुव वाले दो चुंबक एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो समान ध्रुव वाले दो चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समान ध्रुव है, नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध राशियों के बीच संबंध बताता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। यदि विभवांतर समान रहे और किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा का मान घट जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि माध्यम का अभाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां। ध्वनि की एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि की एसआई मात्रक डेसिबल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। मानव कान सामान्यतः किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो मानव कान की जो आवृत्ति होती है सुनने की वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां। मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां। मानव नेत्र का कौन सा भाग चित्र बनाता है? तो मानव नेत्र का रेटिना भाग पर चित्र बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो सबसे पहले वो वर्ण विक्षेपण करता है, क्योंकि जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं वो अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। तो प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरेगा तो उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में।
तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां। विद्युत विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां। विद्युत प्रतिरोध किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां। चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चुंबक का वह भाग जहां पर आकर्षण सबसे अधिक होता है वही तो होता है चुंबक का ध्रुव यानी पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां। पृथ्वी किस प्रकार का विशाल चुंबक है? तो पृथ्वी अस्थाई विशाल चुंबक है, अस्थाई यानी परमानेंट विशाल चुंबक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां। विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का प्रयोग विद्युत घंटी में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो एसी धारा पर काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां। घरेलू विद्युत आपूर्ति का मान सामान्यतः कितना होता है? तो 220 वोल्टेज से लेकर के 50 हर्ट्ज ये वोल्ट होता है 220 और फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ये घरेलू विद्युत आपूर्ति का सामान्यतः मान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां। विद्युत परिपथ में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? तो विद्युत परिपथ में स्विच का मुख्य कार्य धारा को नियंत्रित करना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां। यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51वां। न्यूटन का द्वितीय नियम किस राशि से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूटन का द्वितीय नियम बल के ऊपर डिपेंड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52वां। संवेग यानी मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का जो एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53वां। किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने से क्या होता है? तो किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने से वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54वां। घर्षण बल किस प्रकार का बल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो घर्षण बल संपर्कीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55वां। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56वां। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57वां। किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? तो किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महसूस होता है। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59वां। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है ये बार बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्य करने की शक्ति को हम ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60वां। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा
द्रव्यमान और वेग, यानी वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग दोनों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61वां, स्थितिज ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? तो स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63वां, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64वां, ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है? ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, संवहन, चालन और विकिरण, ये 3 प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65वां, धातुओं में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो धातु होती है उसमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66वां, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा होती है वो विकिरण के रूप में पहुंचती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67वां, ताप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68वां, एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है? यानी तापमान मापने की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में ताप मापने की जो इकाई है वह केल्विन है। अगला प्रश्न है पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो पानी का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70वां, पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सामान्य वायु दाब पर कितना होता है? यानी पानी कितनी डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71वां, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अगर देखो किसी भी वस्तु का अगर हम द्रव्यमान मापेंगे तो इसके लिए हमारे पास स्केल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक भौतिक तुला होता है और एक स्प्रिंग बैलेंस वाला होता है। तो हम लोग बीम तुला का उपयोग करते हैं, किसका? बीम तुला का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72वां, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इस वजह से ये दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73वां, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74वां, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है, यानी न्यूक्लियस कहलाता है। अगला प्रश्न है परमाणु में ऋण आवेशित कण कौन सा होता है? तो परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76वां, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में सिर्फ 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी सेल में चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77वां, विद्युत धारा का प्रभाव किस रूप में देखा जा सकता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो विद्युत धारा का जो प्रभाव है हम उसमें प्रभाव में महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव भी महसूस कर सकते हैं, रासायनिक प्रभाव में भी महसूस कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 78वां, ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? तो ओम का नियम आपको पता है कि ओम ने ही दिया था, यानी जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 79वां, विद्युत चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो विद्युत चालक का प्रतिरोध लंबाई
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, यानी तीनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80वां। किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होता है, यानी एक हाई होता है, एक लो पोटेंशियल होता है, जिससे धारा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 81वां। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82वां। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी विद्युत चुंबक पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83वां। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य बिजली के झटकों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84वां। यदि किसी चालक में विभवांतर बढ़ाया जाए और प्रतिरोध का मान समान रहे तो धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान भाई साहब बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85वां। दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? बहुत ही अच्छा है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86वां। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87वां। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88वां। प्रश्न नंबर 88वां। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89वां। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी भाग कौन सा होता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी भाग रेटिना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90वां यानी 90वां। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91वां। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय होना चाहिए? तो कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93वां यानी 93वां। आवृत्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की जो एसआई मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94वां। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95वां। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96वां। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97वां। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण विद्युत मोटर है। अगला प्रश्न है 98वां। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ये आप सभी को बताया गया है, पढ़ाया गया है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99वां। न्यूटन का तृतीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है ये रॉकेट उड़ने यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, जिसे हम प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100वां।
एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से लिया गया है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मैंने हेल्पफुल किया हुआ है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।